राजनीति को नेता से अधिक कोई नहीं जानता। लोग जितना जानते हैं बता देते हैं, और नेता है कि पचा लेते हैं। नेता पचा लेते हैं सच्चाई, नेता छुपा लेते हैं भ्रष्टाचार, और नेता सफाई से बोल जाते हैं सफेद झूठ। लेकिन दर्द कभी न कभी छलक कर जुबान पर आ ही जाता है, और ऐसा ही कुछ हुआ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। तो क्या परेशानियां केवल कांग्रेस के पास है, या बीजेपी के भी खाते में कुछ परेशानियां हैं? अयोध्या में मंदिर की चहल पहल के बीच क्या बीजेपी अपनी कठिनाइयों को समझ नहीं पा रही है, या मुश्किलों का आकलन नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी गलत फहमी में, ओवर कॉन्फिडेंस में चूक करने वाली है? इंडिया अलायंस के गठबंधन से कितना फायदा और कितना नुकसान होगा कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को, या फिर भाजपा को? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी यदि अभी तक नहीं किया है तो। 14 जनवरी से राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा निकालने वाले थे, और उसकी तैयारियां की जा रही थी। यात्रा की तैयारी में सभी लोग शामिल हैं। यदि कोई शामिल नहीं है तो है यात्रा के नायक राहुल गांधी। वो आजकल विदेश यात्रा पर है। यहां मैं बता दूं कि अब यात्रा में कुछ परिवर्तन हुआ है। पहले जो 6200 किलोमीटर यात्रा होनी थी, अब ये 6700 किलोमीटर होगी। 14 राज्यों की बजाय 15 राज्यों से गुजरेगी, और इसका नाम भी चेंज हुआ है। पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, फिर इसको भारत न्याय यात्रा दिया गया, यानी उससे अलग। यही अलग न हो इसलिए इस यात्रा का नाम बदल करके कर दिया गया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी जी पार्ट टाइम राजनीति के सहारे पीएम बनने का सपना जरूर देख रहे हैं, लेकिन अधूरे मन से, और यही कारण है कि उनका सपना हकीकत में बदलने का कोई आसार दिख नहीं रहा है। मोदी जी की लहर चल रही है। सभी लोग कह रहे हैं कि वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन यहां मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा चल रहा था। चल रही थी अटल जी की लहर, जो कि वास्तव में नहीं चल रहा था। और जब वो नहीं चला तो अटल जी की सरकार चली गई। तो क्या मोदी जी की सरकार को खतरा है? राजनीति में गणित से अधिक केमिस्ट्री का महत्व होता है, या कहें कि छोटे मोटे अणु कण भी इसमें रिएक्शन कर जाएं तो बहुत बड़ा खेल बना और बिगाड़ देते हैं। ऐसे में कौन सा छोटा सा दल किसका खेल बिगाड़ दे, या किसका राजनीतिक समीकरण बिगाड़ दे, यह कहना मुश्किल है। वैसे फिलहाल कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए राहुल गांधी के भाषण ही काफी है, या उनके 2-4 सहयोगी मणिशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह जैसे लोग। मैं जब इस इंडिया अलायंस के बारे में सोच रहा था कि सब बिखरे हुए हैं, तो मोदी जी के लिए बहुत आसान है तीसरी बार सरकार बनाना। लेकिन जब इस पर विचार कर रहा था तो मुझे कुछ प्रश्न चिन्ह अवश्य नजर आए कि अगर ये दल बिखरे हुए हैं, फिर भी मोदी जी के लिए मुश्किलें हैं। जैसे केरला में यूडीएफ एलडीएफ कोई भी जीते, यह सब मिल करके इंडिया अलायंस का ही पार्ट बनेंगे, यानी वहां की 20 सीटें हैं वो भाजपा के खिलाफ ही जानी है। अगर कुछ कर नहीं पाती है भाजपा वहां, तो पंजाब में नहीं है, 13 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी जीते या कांग्रेस, इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। अगर कहीं से थोड़ा भी डामाडोल मोदी जी की स्थिति में होती है तो तमिलनाडु में कुछ भी हो, इनके खिलाफ जाना है। आंध्र प्रदेश में भी 25 सीटें हैं, वहां बीजेपी कमजोर है इन राज्यों में। तो ऐसी जगहों पर दो बिल्लियां आपस में तो लड़ेंगी, लेकिन बंदर उसका फायदा नहीं उठा पाएगा। जैसे तेलंगाना की कामारेड्डी सीट से रेवंत रेड्डी और केसीआर दोनों चुनाव हार गए और बीजेपी चुनाव जीत गई। अब इसमें कौन बिल्ली है कौन बंदर, यह आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे, या फिर अच्छी तरह से जानते हैं।
केरला, तमिलनाडु और पंजाब में गठबंधन हो या न हो, लेकिन यहाँ जितनी भी सीटें हैं वो सब इंडिया अलायंस के पास जाएंगी, यानी 72 सीट तो कंफर्म है। रह गई आंध्र प्रदेश की 25 सीट। पश्चिम बंगाल में यदि राष्ट्रपति शासन नहीं लगा तो वहां भी बीजेपी की हालत ठीक नहीं रहेगी। कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार है, इसलिए उसे सीटें कम मिलने की संभावना लग रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जनता अपना मत बदल भी देती है। तेलंगाना में बीजेपी की सीटें बढ़ने की संभावना है। तो आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की बहन की पार्टी YSRTP का विलय कांग्रेस में हुआ है, लेकिन यह परिणामों पर कितना असर डालेगा यह कहना जल्दबाजी होगी। अब बीजेपी के पास कहां पर है? बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश की 80, बिहार की 40 सीटें, मध्य प्रदेश की 29, छत्तीसगढ़ की 11, राजस्थान की 25, गुजरात की 26 और महाराष्ट्र की 48, उत्तराखंड की 5, हरियाणा की 10, असम की 14, ओडिशा की 21, झारखंड की 14, इन 323 सीटों पर नजर रहेगी। तेलंगाना और कर्नाटका में बीजेपी को कुछ सीटें मिलने की संभावना है। तमिलनाडु में अन्नामलाई काफी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी यह अभी कह पाना मुश्किल है। तो इन हालात में अगर कहीं केमिस्ट्री हो जाती है दलों की, तो बीजेपी के लिए भी डगर बहुत आसान नहीं होगी। इसलिए किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस या गलतफहमी में भाजपा नहीं रहना चाहेगी। अब ऐसे भाजपा छोटे चुनाव को भी बहुत बड़ा करके लड़ती है। ये तो निगम पार्षद के चुनाव भी MP MLA जैसे ही लड़ती है। तो अब आ जाते हैं फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। ये कब तक रहेगी? न्याय का हक मिलने तक। किसको? कांग्रेस को या जनता को? आइए जानते हैं। खड़गे जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें उन्होंने बताया कि यह यात्रा 6700 किलोमीटर होगी और कहां कहां से गुजरेगी, यानी किस किस से मिलेंगे और रास्ते में क्या क्या कार्यक्रम करेंगे। आप हाव भाव देखेंगे खड़गे जी का तो समझ जाएंगे कि मैदान में उतरने से पहले वो पूरी तरह से हार मान चुके हैं। उनकी निराशा उनके शब्दों में साफ साफ दिख भी रही है। खड़गे जी पत्रकारों से कहते हैं कि यदि आप लोग हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। इसका अर्थ समझते हैं? चलिए खड़गे जी को ही सुन लीजिए। और आपका भी कोऑपरेशन जरूरी है। आपके बगैर तो आप हमारे लिए ऑक्सीजन है, क्योंकि आप ज़्यादा अगर सपोर्ट नहीं करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपकी भी जो सपोर्ट है, ऑक्सीजन है, वो देते रहेंगे। और डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए ये ज़रूरी है। और संविधान ठीक है तो आपका भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब टीवी चलेगा, लिखना पढ़ना चलेगा। नहीं तो आपको भी आहिस्ता आहिस्ता से मुंह बंद कर देंगे। सुना आपने इनका दर्द? इनका दर्द हर किसी को दिख रहा है, लेकिन राहुल बाबा को न तो इनका दर्द समझ में आता है और न कांग्रेस का। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के भविष्य को देख रहे हैं, लेकिन राहुल जी को बता नहीं सकते। और राहुल जी इतने परिपक्व नहीं हैं कि बिना बताए दर्द समझ जाएं। और वैसे भी यात्रा में लोग अपना दर्द बताते हैं इनको, तो कौन सा आकर के बता जाते हैं। लोगों से मिलते हैं, उनका दर्द सुनते हैं, लेकिन जब मीडिया तक आते हैं तो उस दर्द को भूल जाते हैं और अपना बना बनाया दर्द सुनाने लगते हैं। राहुल जी यात्रा तो कर लेते हैं, लोगों से मिल भी लेते हैं, लेकिन वही लोगों का दर्द भूल जाते हैं। याद क्या रहता है उनको? मनगढ़ंत कहानियां जिससे मोदी को बदनाम किया जा सके। वो कहानी बना लेते हैं, बनाकर सुना देते हैं, और जो इनको बताते हैं उसका नाम नहीं बताते। कभी भाजपा के सांसद इनसे शिकायत करते हैं कि हम बोल नहीं सकते, तो कभी लद्दाख का कोई व्यक्ति कहता है कि चाइना कब्जा कर बैठा है। ये कहानियां सुना लेंगे, लेकिन किसी का दर्द सुनाना छोड़ दीजिए, लड़ाई ही कर लेते। मोदी जी गरीबों की लड़ाई कर रहे हैं तो सब लोग उनके पीछे खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन आप दर्द उनका सुनते हैं
और लड़ाई अपनी सत्ता के लिए करते हैं। कभी अदानी की बात करते हैं, 3-4 महीने यात्रा करते हैं, कष्ट सहते हैं, कई हजार किलोमीटर का सफर करते हैं, लेकिन लोगों की समस्या से सरकार को घेर नहीं पाते। राहुल की यात्रा में लोग राहुल से तो जुड़ जाते हैं, लेकिन राहुल जी न लोगों से जुड़ पाते हैं और न ही उनकी समस्याओं से। राहुल जी की यात्रा कांग्रेस के चापलूसों द्वारा भली ही सराही जाए, लेकिन कांग्रेस का कल्याण के लिए उसकी सराहना की जाए तो राहुल जी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं डाल पाते हैं। कुछ राज्य जीत जाते हैं, यह कहने के लिए अच्छा है, गालिब ख्याल अच्छा है, 10 लाख वोट अधिक मिले हैं, लेकिन 3 राज्य गंवाए हैं, 1 मिला है। इन सीटों को जोड़ा आपने, मध्य प्रदेश की 29 सीटें हैं, राजस्थान की 25 और छत्तीसगढ़ की 11, 65 सीट वाले राज्य में हार मिली है आपको। लेकिन राहुल जी कभी तसल्ली से, जल्दबाजी में नहीं, सोचा करिए। ऐसा है जैसा परिधान पहनते हैं आप, वैसा ही आचरण आता है। आप तो बॉक्सर वाले परिधान पहन रहे हैं, थोड़ा नेता की वेशभूषा बनाइए तो नेताओं का दिमाग आना शुरू हो जाएगा। लोगों की समस्याएं, लेकिन आप जब पहलवानी वाले पोशाक में चलते हैं, अपने डील डॉल 6 पैक, तो उसी तरह से जनता भी अपना दिखा देगी कि उसके भी उंगलियों में दम है। आप अपना बाजू दिखाइए उनको, वो अपनी उंगलियों का दम दिखाएंगे। फिर मत कहना कि ईवीएम बड़ी बेवफा है। तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, शेयर कर दिया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।